कपड़े उतारो। ऐसा खौफनाक मंजर आपने कभी नहीं देखा होगा। ऐसा मंजर देखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। एक माँ अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करती। हम इस मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एड नाम की महिला अपनी बेटी वान्या के साथ कहीं जा रही थी। तभी रेडियो पर उनके देश में दुश्मनों के अटैक होने की सूचना मिलती है। अचानक कुछ सोल्जर आम लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। एड और उसकी बेटी घबरा जाती हैं, लेकिन एड उसे दिलासा देती है। इतने में गाड़ी का शीशा तोड़कर सोल्जर एड को घायल कर देते हैं और वान्या को उठाकर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। तब तक एड एक सोल्जर बन चुकी होती है। एक सोल्जर उसे ट्रेन से उतार लेता है और कहता है, आपको एक गाड़ी से सोल्जर लेने आएगा, तब तक यहीं रुको। एड को आर्मी बेस ले जाने के लिए लेफ्टिनेंट नाइलून आता है, लेकिन वह उसे आर्मी बेस न ले जाकर कहीं और ले जाता है। नाइलून एड को गाड़ी में छोड़कर कहीं चला जाता है। इतने में वहां के लोग एड पर अटैक कर देते हैं। फिर एड उन्हें मारती हुई वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है और आर्मी बेस पहुंच जाती है। फिर एक सोल्जर एड को अंदर ले जाता है। अंदर उसे 2 और सोल्जर मिलते हैं, मलिक और ग्रेनवी। ग्रेनवी कहता है, सरकार हमें किसी खास मिशन के लिए भेज रही है। मलिक बोलता है, कौन सी सरकार? सरकारें कब की गिर चुकी हैं। तभी F-20 आर्मी बेस से करवी नाम का एक और सोल्जर आता है। मलिक कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए, क्योंकि कल तुम्हारे बेस पर बम फटा था। वहां 3000 सोल्जर शहीद हो गए। तभी उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। वहां उनकी मुलाकात कर्नल रेड से होती है। कर्नल बताता है, हमारे सभी आर्मी बेस पर दुश्मनों का कब्जा हो चुका है। यही आखिरी बेस बचा है। पहली बार 37 सालों में जमीन से लेकर समुद्र तक सब जम चुके हैं। समुद्र पर गाड़ी भी नहीं चल सकती और जहाज भी नहीं, क्योंकि समुद्र के पानी की परत पतली है। हमें इन 2 कैप्सूल को समुद्र पार होडो रिसर्च सेंटर तक पहुंचाना है, तभी हम बच सकते हैं। हमें समुद्र पर आइस स्केट पहनकर पार करना होगा और दुश्मन देश के पीछे से होकर वहां तक पहुंचना होगा। फिर कर्नल पूछता है, कोई सवाल? एड कहती है, हमें हजारों मील जमे हुए समुद्र पर चलना होगा। ये एक सुसाइड मिशन होगा। कर्नल बताता है, तुम्हारी बेटी रिफ्यूजी कैंप में देखी गई थी और वह अब होडो रिसर्च सेंटर पर है। फिर वह एड को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है। एड तस्वीर देखकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वे सभी सोल्जर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कैप्टन उनके सभी सामान लेकर आती है और कहती हैं, अभी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर हमें निकलना होगा। वे सभी सो जाते हैं। रात को अचानक आर्मी बेस पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। कैप्टन जाकर सभी सोल्जर से कहती है, अभी यहां से निकलो। वे सभी दुश्मनों से बचते हुए निकलते हैं। तभी पुल पर कर्नल रेड उन्हें मिलता है और 2 कैप्सूल देता है। वह उन्हें खोलने से मना करता है। वहीं पर उनकी टीम में नाइलून को भी शामिल कर देता है, जो पहले एड को लेने गया था। इधर दुश्मनों के हमले से पूरा आर्मी बेस तबाह हो चुका था और वे सभी 6 सोल्जर्स की टीम वहां से निकल जाती है। कुछ घंटे चलने के बाद ठंड के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी एक महिला सोल्जर बर्फ की पतली परत पर चलते हुए पानी में गिर जाती है। एड उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन महिला सोल्जर मर जाती है। एड बैग से कैप्सूल निकालकर बाहर आ जाती है, लेकिन ठंडे पानी की वजह से कांप रही होती है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके होते हैं। बाकी सोल्जर उसके कपड़े फाड़कर उसे गर्म कंबल में लपेट देते हैं ताकि वह बच सके। वे किनारे पर एक मकान में रुकने का फैसला करते हैं। अंदर कोई नहीं था। एड की हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए वे आग जला लेते हैं। नाइलून कहता है, रात यहीं बिताएंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे। रात में एड सपने में देखती है कि वह और उसकी बेटी गाड़ियों में कुछ ढूंढ रही हैं। तभी सुबह हो जाती है और एड की नींद खुल जाती है। वह बाहर जाकर देखती है कि करवी किसी से बात कर रहा था। तभी एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर आता है। वह अंदर जाकर सभी को सतर्क करती है। सभी बाहर आकर छुप जाते हैं। हेलीकॉप्टर उस घर को उड़ा देता है। एड गन तान कर करवी से पूछती है, तुम किससे बात कर रहे थे? करवी कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहा था। वह F-20 में कम्युनिकेशन ऑफिसर है। तुमने बताया था कि वहां बम फटा था। मैं बस ये जानना चाहता था कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन टीम को भरोसा नहीं होता। वे करवी के हथियार छीनकर उसे साथ ले जाते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। रात में करवी किसी चीज से टकराकर गिर जाता है।
जब उठकर देखता है तो वहां बर्फ में जमी हुई लाशें दिखती हैं। यह एक खौफनाक मंजर था। वे आगे बढ़ते हैं और एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां रोशनी जल रही थी। वहां दो बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। पहले लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक उनमें से एक उन पर गोलियां चला देता है। एड उसे मार देती है, लेकिन कर्वी को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मलिक भी गोली से घायल हो जाता है। तभी कर्वी के कम्युनिकेटर पर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। कैप्टन फोन उठाकर कहता है वह अभी बिजी है। उन्हें एहसास होता है कि कर्वी सही बोल रहा था। वे उसे श्रद्धांजलि देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वही मलिक घायल हो जाने के कारण उसे चला नहीं जा रहा था। फिर उनको आगे एक क्रैश शिप दिखता है। वे वहां चले जाते हैं। फिर वे मलिक को वहीं छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह घायल होने के कारण चल नहीं सकता था। ग्रैनवी मलिक को साथ ले जाने की बात करता है, लेकिन एड मना कर देती है। इसलिए ग्रैनवी कैप्सूल को खोल देता है। कैप्सूल में एक जानलेवा वायरस था। मलिक जल्दी से कैप्सूल को लेकर उसे बंद कर देता है। कैप्टन नायलॉन सभी को आदेश देता है कि शिप को सिक्योर करो। एड ऊपर जाकर देखती है तो उसे एक रोशनी उनकी तरफ आती हुई दिखती है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत नीचे आ जाती है और देखती है कि मलिक ने खुद को गोली मार ली है। वह बाकी सभी को बताती है कि हमारी तरफ एक रोशनी आ रही है, हमें यहां से जल्दी निकलना पड़ेगा। ग्रैनवी गुस्से में कहता है कि यहां लोग मर रहे हैं और इनको मिशन की पड़ी है। फिर एड कैप्सूल को लेकर वहां से निकल जाती है। आगे आकर देखती है तो वहां पर एक बर्फ की पतली चादर बिछी हुई थी। फिर भी आगे जाने का फैसला करती है। आगे जाते ही बर्फ टूटने लगती है। वह वहां पर लेट जाती है, जिससे वह बर्फ के नीचे पानी में नहीं गिरती। इतने में ही नायलॉन और ग्रैनवी वहां आ जाते हैं। एड रस्सी मांगती है, लेकिन नायलॉन गन तान कर उससे कैप्सूल मांगता है। एड उसे कैप्सूल दे देती है। वे रस्सी फेंक कर उसे बचा लेते हैं। बर्फ की पतली चादर होने के कारण वे सभी रस्सी पकड़कर समूह में चलते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैनवी के नीचे की बर्फ टूटने लगती है। वे सभी लेट जाते हैं और उसे रस्सी से खींचकर बचा लेते हैं। तभी टापू से फायरिंग होने लगती है, जो वहां से लगभग 750 मीटर की दूरी पर था। ग्रैनवी स्नाइपर से दुश्मन को मार देता है। एड वहां जाकर देखती है कि पहले से 2 लोग मरे पड़े थे, लेकिन एक अभी भी जिंदा था। वे सभी वहीं चले जाते हैं और बैठकर आराम करने लगते हैं। ग्रैनवी अपने बारे में बताने लगता है। रात को वे यहीं रुकने का फैसला करते हैं और सो जाते हैं। रात में एड को सपना आता है कि उसकी बेटी उसे जगा रही होती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि नायलॉन वहां से कैप्सूल लेकर निकल गया था। तभी अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। एड जल्दी से ग्रैनवी को जगाती है। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। लगभग सभी को मार दिया जाता है। तभी एड को गोली लग जाती है और एक ग्रेनेड फट जाता है। ग्रैनवी वहीं खत्म हो जाता है। गुस्से में एड अंधाधुंध फायरिंग करती है और किसी तरह वहां से बच निकलती है। अब एड नायलॉन का पीछा करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। एड उस पर फायरिंग कर देती है, जिससे वह घायल हो जाता है। वह नायलॉन को गन पॉइंट पर लेकर उससे कैप्सूल छीन लेती है। नायलॉन कहता है कि इस वायरस को दुश्मनों पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आम लोगों पर छोड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन एड नहीं मानती और वहां से निकल जाती है। आगे चलते चलते बहुत तेज हवा चलने लगती है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एड को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। अचानक वहां घुड़सवार आते हैं। वे कहते हैं कि ब्लैक। एड जवाब देती है कि कर्ब, और फिर वह बेहोश हो जाती है। जब एड को होश आता है तो वह एक अस्पताल में होती है। वह डॉक्टर से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम होडो रिसर्च सेंटर पहुंच चुकी हो। फिर डॉक्टर बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द बुलाया जा रहा है। एड लेफ्टिनेंट नॉर्थ के पास जाती है। वह एड को सम्मानित करता है और कहता है कि उसने ब्लैक कर्ब का पहला बड़ा मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन एड तुरंत पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। लेफ्टिनेंट कहती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ थी ही नहीं। हमें पता था कि उसकी उम्मीद ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आ सकती है। एड गुस्से में लेफ्टिनेंट पर हमला कर देती है। तभी नायलॉन उसे रोक लेता है। अब एड का इलाज किया जाता है। कुछ समय बाद वह नायलॉन के पास जाती है और कहती है कि मैं गलत थी, इस वायरस को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। नायलॉन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ 2-2 आर्मी हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। एड कहती है कि मेरी बेटी जिंदा है, उसको बचाने के लिए मैं इस वायरस को भी बर्बाद कर दूंगी। अब वे दोनों लैब की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता होता। वे एक सोल्जर से रास्ता पूछते हैं, जो उन्हें लैब की तरफ ले जाता है। लैब के गेट पर 2 सोल्जर्स खड़े थे।
वे दोनों को मारकर अंदर चले जाते हैं। वहां दो साइंटिस्ट होते हैं। एड उनसे पूछती है कि यह वायरस कहाँ है। वे मना कर देते हैं। एड गुस्से में उनके हाथ पर गोली मार देती है। फिर वह वायरस के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लैब में ले जाकर एड को वायरस दे देते हैं। तभी वहां सोल्जर आने लगते हैं। एड उसे वहीं पर बम फोड़ने वाली थी, लेकिन साइंटिस्ट उसे मना कर देता है, यहां मत छोड़ो। फिर नायलॉन बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढता है। तभी साइंटिस्ट लाल बटन दबाने के लिए कहता है। फिर एड और नायलॉन उनके कपड़े उतारकर खुद पहन लेते हैं और उनके साथ बाहर निकलने लगते हैं। तभी एड की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तभी वहां दो सोल्जर आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी बाहर निकलो। फिर वे बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाते हैं। एड वहां दीवार के सहारे बैठ जाती है और नायलॉन को हेलीकॉप्टर में जाकर बैठने के लिए कहती है। इतने में नॉर्थ वहां आ जाती है। एड ग्रेनेड के दोनों तरफ वायरस की शीशियां चिपकाए हुए थी। नॉर्थ ग्रेनेड को देने के लिए कहती है। एड घायल अवस्था में खड़ी हो जाती है। इधर नायलॉन हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाता है। तभी एड समुद्र की तरफ जाने लगती है। नॉर्थ उसे रोकती है और उसकी बेटी के बारे में सोचने के लिए कहती है। एड कहती है, वही सोच रही हूँ, और समुद्र में छलांग लगा देती है। जैसे ही वह पानी में गिरती है, बम ब्लास्ट हो जाता है। नायलॉन हेलीकॉप्टर से ये सब देख रहा होता है। फिर समुद्र के अंदर एड को उसकी बेटी के साथ दिखाया जाता है, जो दोनों मिल रही होती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही इंग्लिश मूवी हिंदी में देखने के लिए वीडियो को लाइक करें,